नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की दिशा ही बदल दी। जी हाँ। ये कहानी है एक कानून की, एक लॉ की, जिसने जैसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इसी घटना ने एक नए नेता को, एक लीडर को राष्ट्रीय मंच पर, मतलब नेशनल स्टेज पर मजबूती से स्थापित किया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 1919 के रोलेट सत्याग्रह की। हाँ, और ये सिर्फ एक आंदोलन या मूवमेंट नहीं था। ये असल में गांधी जी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन, पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। अच्छा। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और हमारी चर्चा का आधार है IGNO MA हिस्ट्री की किताब MHI 08 यूनिट 11 इकाई 11, जिसका नाम ही है द टर्निंग पॉइंट, यानी एक महत्वपूर्ण मोड़। हम समझेंगे कि कैसे इस एक घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म को हमेशा के लिए बदल दिया। तो लिसनर्स को आज ये समझने को मिलेगा कि आखिर ये सत्याग्रह इतना अहम क्यों था, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, इसका संगठन कैसे बना और देश के अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग रीजन्स पर इसका क्या असर पड़ा। ये सब जानना यूपीएससी की तैयारी और भारत के आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से इससे गहरी अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 11.1 11.1 है इंट्रोडक्शन, परिचय। पिछले यूनिट में हमने बात की थी गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों की। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये वो दौर था जब वो अपनी तकनीक सत्याग्रह को भारत में आजमा रहे थे। जी, वो एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे। और फिर आया 1919, जब ब्रिटिश सरकार ने राउलेट एक्ट पास कर दिया। ये राउलेट एक्ट था क्या असल में? देखिए, ये कानून सरकार को बहुत ज्यादा मनमाने अधिकार, आर्बिट्ररी पावर्स दे रहा था। मतलब सरकार सिर्फ शक की बिना पर किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी 2 साल तक। 2 साल बिना मुकदमे के? हाँ, बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसेस के। इसका सीधा मकसद था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी आवाजें उठ रही थीं, जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही थीं, उनको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन था। बिल्कुल। और गांधी जी, जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे, उन्होंने इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, अ कॉल फॉर सत्याग्रह। अच्छा। तो इस यूनिट का उद्देश्य यही समझना है कि इस रॉलेट सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, इसका क्षेत्रीय प्रसार, रीजनल स्प्रेड कैसा रहा, और सबसे जरूरी, इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। हाँ, क्योंकि एक्ट तो शायद रद्द नहीं हुआ था इस आंदोलन से। नहीं, एक्ट रद्द नहीं हुआ। उस लिहाज से यह आंदोलन विफल रहा, लेकिन इसने जन लामबंदी, मास मोबिलाइजेशन के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट के एक नए चरण, एक न्यू फेस की शुरुआत की। और इसी आंदोलन ने गांधी जी को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। तो ये विफलता भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सही कहा। चलिए अब खंड 11.2 11.2 पर आते हैं। रॉलेट सत्याग्रह की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह। हाँ, तो जैसा हमने कहा, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ने गांधी जी के लिए एक बड़े राष्ट्रीय रोल का रास्ता तैयार कर दिया था। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ मार्च 1919 का ये सत्याग्रह उनका पहला अखिल भारतीय जन सत्याग्रह था, फर्स्ट ऑल इंडिया मास सत्याग्रह। बिल्कुल। और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का काफी साथ दिया था, इस उम्मीद में कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन या कम से कम महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लोगों को उम्मीद थी सुधारों की। हाँ, लेकिन हुआ क्या? सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 लेकर आई। ये सुधार बहुत ही सीमित थे, मतलब नाकाफी थे। इसमें जो डायरकी सिस्टम प्रांतों में लाया गया, वो भी बहुत उलझा हुआ और अप्रभावी था। राष्ट्रवादी नेता, नेशनलिस्ट लीडर्स इससे बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और इसी समय देश में दूसरी गतिविधियां भी चल रही थी। हाँ,
बंगाल, महाराष्ट्र और खासकर पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बढ़ रही थीं। युवा वर्ग अधीर हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार एक तरफ ये थोड़े से सुधारों का दिखावा कर रही थी और दूसरी तरफ दमन, सप्रेशन की तैयारी भी कर रही थी। ये दोहरी नीति थी मतलब? बिल्कुल। इसी दमन की नीति का हिस्सा था ये रॉलेट एक्ट। युद्ध के दौरान सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कानूनों के तहत असाधारण शक्तियां, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स इस्तेमाल की थीं। अब युद्ध खत्म होने के बाद भी वो ऐसी ही शक्तियां बनाए रखना चाहती थीं, खासकर क्रांतिकारी या राजद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए। और इसीलिए वो रॉलेट समिति बनाई गई थी। जी, सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, मैं नाम दोहरा रही हूँ, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। काम था ये सुझाव देना कि इन क्रांतिकारी गतिविधियों से कैसे निपटा जाए। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर वो बिल लाए गए। हाँ, 2 ड्राफ्ट बिल्स तैयार हुए। इनका मकसद यही था कि सरकार को राजनैतिक अपराधों, पॉलिटिकल क्राइम से निपटने के लिए ज्यादा विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर मिले और जो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस ऑफ लॉ, उनको छोटा या कहीं बाईपास किया जा सके। मतलब न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ था ये? पूरी तरह से। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी भारतीय सदस्य थे, उन सब ने मिलकर एक मत होकर यूनानिमस ऑपोजिशन के साथ इन बिलों का विरोध किया। सभी भारतीय सदस्यों ने? सभी ने। ये बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता था कि ये बिल कितने ज्यादा आपत्तिजनक थे। लेकिन सरकार ने इस सर्वसम्मत विरोध को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कानून पास कर दिया। ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्या सिर्फ दमन ही उद्देश्य था? दमन तो मुख्य उद्देश्य था ही, लेकिन एक और पहलू ये भी माना जाता है कि सरकार ब्रिटेन में बैठे उन लोगों को आश्वस्त करना चाहती थी, उन्हें अश्योर करना चाहती थी, जिन्हें डर था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से कहीं भारत में ब्रिटिश इंटरेस्ट कमजोर न पड़ जाएं। तो ये एक्ट जैसे एक गारंटी थी कि नहीं, हम अभी भी मजबूती से पकड़ बनाए रखेंगे। और गांधी जी का रिएक्शन इस पर क्या था? गांधी जी तो भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि ये कानून सरकार को राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के नाम पर इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में मनमाने बदलाव करने और सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखने का अधिकार देता है। उन्होंने इसे दमनकारी, रिप्रेसिव और भारतीय लोगों के लिए एक खुली चुनौती, एन ओपन चैलेंज माना। उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था शायद? हाँ, उन्होंने वीएस श्रीनिवासा शास्त्री को एक पत्र लिखा, एक लेटर, जिसमें उन्होंने इन बिलों को डेविलिश लेजिस्लेशन कहा, शैतानी कानून। हाँ, और उन्होंने लिखा कि अगर ये बिल पास हुए तो वो शांतिपूर्ण आज्ञाकारिता, पीसफुल ओबीडियंस नहीं निभा पाएंगे और उन्हें संघर्ष, स्ट्रगल करना ही होगा। उनकी आवाज में एक नैतिक क्रोध, एक मॉरल एंगर साफ झलकता है। मतलब वो पूरी तरह से तैयार थे टकराव के लिए। बिल्कुल। उन्होंने इसे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट का हनन माना। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के रहते संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक मजाक, मॉकरी बनकर रह जाएंगे। उन्होंने भारत सरकार को सूचित भी कर दिया कि वो इस नए कानून की अवज्ञा करेंगे, इसे डिफाई करेंगे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा, एक प्लेज तैयार की जिस पर हस्ताक्षर किए गए। और आम लोगों से भी अपील की। हाँ, गांधी जी ने भारत के लोगों, द पीपल ऑफ इंडिया के नाम एक खुला पत्र, एन ओपन लेटर लिखा और सबसे सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया। देखिए, उस समय होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन और लखनऊ पैक्ट की वजह से राजनीतिक माहौल वैसे ही गर्म था, नेता लोग सक्रिय थे। लेकिन गांधी जी एक नई चीज लेकर आए। हाँ, वो लाए सत्याग्रह और अहिंसा, नॉन वायलेंस की नई तकनीक। जो नेता अब तक प्रार्थनाएं और याचिका, प्रेयर एंड पिटिशन की राजनीति करते थे, गांधी जी ने उनसे कहा कि बढ़ती पीढ़ी याचिकाओं से संतुष्ट नहीं होगी, सत्याग्रह ही एकमात्र रास्ता है। द ग्रोइंग जनरेशन विल नॉट बी सैटिस्फाइड विद पिटिशंस, सत्याग्रह इज द ओनली वे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस समय। इसने जरूर नेताओं की पुरानी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर किया होगा। हाँ, ये एक तरह से पुरानी राजनीति को चुनौती थी। अब आते हैं अगले खंड पर, 11.3, सत्याग्रह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सत्याग्रह। तो गांधी जी ने ये सब कह तो दिया, पर उनके पास कोई बड़ा एस्टैब्लिश्ड संगठन तो था नहीं उस वक्त। कांग्रेस पर भी उनका पूरा नियंत्रण नहीं था, तो उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
इतिहासकार रविंद्र कुमार का अवलोकन ऑब्जर्वेशन है कि गांधी जी को ये विश्वास था कि भारत उनकी पहल, उनकी इनिशिएटिव का जवाब देगा। 1919 तक वो देश के कई प्रमुख नेताओं, प्रोमिनेंट लीडर्स के संपर्क में आ चुके थे, अलग अलग वर्गों, क्लासेस को संबोधित कर चुके थे। लेकिन हाँ, ये सच है कि उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस या किसी बड़े राजनीतिक संगठन पर सीधा नियंत्रण नहीं था। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, और रविंदर कुमार के ही शब्दों में गांधी जी के इस कदम ने भारतीय राष्ट्रवाद को वर्गों के आंदोलन से जनसमूह के आंदोलन में बदल दिया, फ्रॉम अ मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग द क्लासेस टू अ मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग द मासेस। और इस प्रक्रिया में गांधी जी खुद केंद्र में आ गए। तो उन्हें समर्थन कहाँ से मिला? सपोर्ट बेस क्या था? उन्हें समर्थन मिला मौजूदा नेटवर्क से, मिसेस एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग्स थी। होम रूल लीग्स उनके सदस्य काफी सक्रिय थे और उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। ये एक बना बनाया नेटवर्क था। हाँ, होम रूल लीग्स का नेटवर्क तो काफी फैला हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा भारतीय मुसलमानों, इंडियन मुस्लिम्स की जो संघ थे, एसोसिएशंस थे, उनका भी समर्थन मिला। मुसलमान उस समय खिलाफत के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन से बहुत नाराज थे। तुर्की के खलीफा के साथ जो बर्ताव हो रहा था, उससे भारतीय मुसलमान आहत थे। तो गांधी जी ने इस भावना को भी जोड़ा? हाँ, गांधी जी ने बड़ी चतुराई से, टैक्टफुली, इस ब्रिटिश विरोधी भावना, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना खुद का संगठन भी बनाया, सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा। अच्छा, और एक और बात थी, युद्ध खत्म होने के बाद युवा भारतीयों, यंग इंडियंस में एक तात्कालिकता की भावना थी, एक अर्जेंसी थी कि भाई ब्रिटेन अपने वादे पूरे करें। लेकिन वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनमें एक बेचैनी थी। गांधी जी ने इस बेचैनी को भी एक दिशा दी। तो ये सारे तत्व एक साथ आ गए, होम रूल लीग्स, खिलाफत का मुद्दा, युवाओं की बेचैनी और गांधी जी का नेतृत्व। संगठनात्मक प्रयास, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स कैसे हुए जमीनी स्तर पर? होम रूल लीग्स के सदस्यों ने बहुत काम किया। उन्होंने अलग अलग शहरों में रोलेट बिल के खिलाफ विरोध बैठकें, प्रोटेस्ट मीटिंग्स आयोजित की। बॉम्बे के होम रूलर्स ने सबसे पहले गांधी जी से संपर्क साधा था। उन्होंने पोस्टर छपवाए, पर्चे, लीफलेट्स बांटे, लोगों को बिल के बारे में समझाया और गांधी जी की जो प्रतिज्ञा थी, प्लेज, उसका प्रचार किया। मीडिया का भी रोल रहा होगा? बहुत बड़ा रोल। कई महत्वपूर्ण समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने जनमत, पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद की, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन, ये तो गांधी जी से जुड़े ही थे। इनके अलावा बॉम्बे क्रॉनिकल, इलाहाबाद से निकलने वाला द इंडिपेंडेंट, उर्दू अखबार जैसे अखवत, वक्त, इन सब ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ माहौल बनाया। और सत्याग्रह सभा ने क्या किया? गांधी जी ने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाकर एक निश्चित संगठनात्मक कदम उठाया, अ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप। फिर इसी तर्ज पर दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात और कई दूसरी जगहों पर सत्याग्रह समितियां, सत्याग्रह कमिटीज बनी। इन सभाओं की जिम्मेदारियां क्या थीं? इनका काम था आंदोलन के लिए प्रतिभागियों, पार्टिसिपेंट्स को जुटाना, लोगों को सत्याग्रह और खासकर अहिंसा, नॉन वायलेंस के बारे में शिक्षित करना, एडुकेट करना, और ये भी समझाना कि ये रॉलेट बिल्स असल में हैं क्या और क्यों खतरनाक हैं। अभियान कितना प्रभावी, इफेक्टिव होगा, ये काफी हद तक गांधी जी के व्यक्तिगत दौरों, पर्सनल विजिट्स और स्थानीय नेताओं, लोकल लीडर्स की पहल पर निर्भर करता था। कौन कौन से बड़े नेता जुड़े थे सत्याग्रह से? कई बड़े नाम थे। बिहार से राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, गुजरात से वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, दक्षिण से सी राजगोपालाचारी, उत्तर भारत से जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी, पंजाब से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, दिल्ली से स्वामी श्रद्धानंद, पटना से हसन इमाम। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ कुछ नाम: राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। काफी प्रभावशाली सूची है। जी, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, गांधी जी ने इस सत्याग्रह के लिए कांग्रेस संगठन का औपचारिक समर्थन, फॉर्मल सपोर्ट नहीं लिया था। क्यों नहीं? कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी थी।
हाँ, लेकिन कांग्रेस उस समय तक इस तरह के जन आंदोलनात्मक राजनीति, मास एजिटेशनल पॉलिटिक्स के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसमें अभी भी नरम दल और गरम दल वाले विचार चल रहे थे। गांधी जी ने कांग्रेस के मंच का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद पहल की, सत्याग्रह सभाएं बनाई, जन समर्थन जुटाया और अहिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के कई हिस्सों का दौरा किया, टूर किया। इसी सिलसिले में उनका मद्रास का भाषण भी काफी चर्चित है। हाँ, बिल्कुल। गांधी जी ने मार्च 1919 में दक्षिण भारत का दौरा किया और 25 मार्च 1919 को त्रिचनपोली, जो अब तिरुचिरापल्ली है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहां उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। उस भाषण में क्या खास बातें थी? उसमें गांधी जी ने सत्याग्रह के पूरे दर्शन और कार्यक्रम को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा कि ये रॉलेट बिल्स कितने बुरे हैं और कैसे सरकार ने भारतीय सदस्यों की सर्वसम्मत राय, यूनानिमस वॉइस को रौंद दिया है। उन्होंने हिंसा के बारे में क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर हिंसा, वायलेंस को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स पर विचार करना होगा। उन्होंने एक संस्कृत उक्ति का जिक्र किया, शार्थम प्रति सत्यम, यानी दुष्ट के प्रति भी सत्य का आचरण। हालांकि बाद में उन्होंने शायद इसे शाठम प्रति अपि सत्यम कहा, मतलब दुष्ट के प्रति भी सत्य। उनका कहना था कि जब कानून राष्ट्रीय अंतरात्मा, नेशनल कॉन्शियंस का उल्लंघन करे तो उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, एक पवित्र विशेषाधिकार है, अ सेक्रेड प्रिविलेज। लेकिन कौन से कानूनों का विरोध करना है? सभी कानूनों का? नहीं, ये सवाल उठा। गांधी जी ने कहा कि उन सभी कानूनों की अवज्ञा, डिसओबे करनी है जिनमें नैतिक स्वीकृति, मॉरल सैंक्शन शामिल न हो, और सत्याग्रही का उद्देश्य सजा पाना नहीं, बल्कि कष्ट उठाना है, इनवाइट सफरिंग, कष्ट सहकर सत्य पर डटे रहना। ये बहुत बड़ी बात है, कष्ट सहने का आह्वान। जी, और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो प्रतिज्ञा प्लेज है उस पर 1000 बार सोचें। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उन्होंने 6 अप्रैल के लिए क्या सुझाव दिया? उन्होंने 6 अप्रैल को पूरे देश में 24 घंटे 24 आवर्स के उपवास, फास्ट का सुझाव दिया। ये सत्याग्रहियों के लिए तैयारी थी और दूसरों के लिए दुख और विरोध प्रकट करने का तरीका। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एक धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट है, कोई भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक नहीं। ये आत्मा की शुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन का उपाय है। अच्छा, उन्होंने इसे धार्मिक आंदोलन कहा। हाँ, और उन्होंने मजाक में ये भी कहा, जैसा सोर्स में लिखा है, लाफ्टर का जिक्र है, कि भाई 24 घंटे का उपवास तो हिंदू वैसे भी रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उस दिन सभी काम निलंबित रखे जाएं, सस्पेंड ऑल वर्क, बाजार बंद रखे जाएं। ये आम जनता के लिए एक तरह की शिक्षा, एजुकेशन फॉर मासेस थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट्स भी अगर उनकी अंतरात्मा गवाही दे तो इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गांवों में बैठकें, मीटिंग्स की जाएं और प्रस्ताव, रेजोल्यूशंस पारित किए जाएं, जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव से अनुरोध किया जाए कि वो इस कानून को वीटो कर दें। और इन प्रस्तावों के पीछे सत्याग्रह का बल, द फोर्स ऑफ सत्याग्रह होगा। ये भाषण तो अपने आप में एक पूरा एक्शन प्लान था। बिल्कुल, ये गांधी जी के विचार, सत्याग्रह की प्रकृति और उनके संगठनात्मक दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को साफ दिखाता है। तो इस भाषण के बाद आंदोलन शुरू हुआ? हाँ, गांधी जी खुद भी आंदोलन की सफलता और उसके परिणामों, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके बहुत निश्चित नहीं थे, ऐसा लगता है। फिर भी उन्होंने 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल, नेशन वाइड हड़ताल के साथ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मैं तारीख दोहरा रही हूँ, 6 अप्रैल 1919। और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई? जी, आंदोलन शुरू होने के बस 3 दिन बाद 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख फिर से सुन लीजिए, 9 अप्रैल 1919। उनकी गिरफ्तारी का क्या असर हुआ? असर बहुत जबरदस्त हुआ। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही भारत के अलग अलग हिस्सों में जन आंदोलन, मास एजिटेशन भड़क उठा और दुर्भाग्य से ये जल्दी कई जगहों पर हिंसक, वायलेंट भी हो गया। कहाँ-कहाँ ज्यादा असर हुआ? आंदोलन शहरों और बड़े कस्बों में सबसे ज्यादा प्रभावी था, लेकिन गांधी जी के अनुयायी छोटे कस्बों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गए थे।
और ये बात हैरान करने वाली है कि इतने कम औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद सत्याग्रह ने जनता में जबरदस्त जोश, पैशंस पैदा कर दिया था। ये वाकई में एक टर्निंग पॉइंट था। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रीय प्रसार, रीजनल स्प्रेड कैसा रहा। यह है खंड 11.4। 11.4। हाँ, ये सत्याग्रह गांधी जी की उस अद्भुत क्षमता का प्रमाण था कि वो जाति, कास्ट, वर्ग, क्लास और समुदाय, कम्युनिटी की दीवारों को लांघकर आम जनता से जुड़ सकते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी कमाल की थी। क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीकों, रिलीजियस सिंबल्स के इस्तेमाल की वजह से था? नहीं, सिर्फ उतना नहीं था। जैसे रविंदर कुमार कहते हैं, ये सिर्फ लोकप्रिय धार्मिक प्रतीकों का कुशल शोषण, स्किलफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉपुलर रिलीजियस सिंबल्स नहीं था, बल्कि ये उनकी गहरी अंतर्दृष्टि, परसेप्टिव इंसाइट का नतीजा था कि वो व्यक्ति की सामाजिक निष्ठाओं, सोशल लॉयल्टीज को समझते थे और जानते थे कि राजनीतिक कार्रवाई के लिए इन निष्ठाओं का आवाहन कैसे करना है, उन्हें इन्वोक कैसे करना है। वो भारत को कैसे देखते थे? रविंदर कुमार के अनुसार गांधी जी ने भारत के लोगों को वर्गों, समुदायों और धार्मिक समूहों के एक ढीले नक्षत्र, लूज कॉन्स्टलेशन ऑफ क्लासेस, कम्युनिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप्स के रूप में देखा। उन्हें देश में राजनीतिक समाज की असलियत के बारे में कोई भ्रम नहीं था और इसी समझ के कारण वो इसे इस तरह से एकजुट करने में सक्षम हुए जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। और इस आंदोलन का पैमाना कितना बड़ा था? इसे कुछ इतिहासकारों ने 1857 के बाद भारत ने देखा सबसे बड़ा और सबसे हिंसक ब्रिटिश विरोधी उभार के रूप में वर्णित किया है। 1857 के बाद सबसे बड़ा? हाँ, दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, गुजरात, ये कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में राजनीतिक चेतना 1912 में राजधानी बनने के बाद वैसे ही बढ़ रही थी। वहां क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की भी जड़ें थीं। पैन इस्लामवाद, पैन इस्लामिज्म का भी प्रभाव था और होम रूल लीग भी सक्रिय थी। स्थानीय प्रेस और अफवाहें, रूमर्स भी ब्रिटिश विरोधी भावना, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को हवा दे रही थी। गांधी जी दिल्ली आए थे? हाँ, 7 मार्च को गांधी जी ने दिल्ली में एक बड़ी सार्वजनिक सभा, लार्ज पब्लिक मीटिंग की थी। यहाँ भी सत्याग्रह सभा बनी जिसने बड़ी संख्या में छात्रों, स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। डोनाल्ड डब्ल्यू फेरल नाम के इतिहासकार ने दिल्ली के आंदोलन का विश्लेषण किया है। वो कहते हैं कि आंदोलन मुख्य रूप से 30 मार्च से 18 अप्रैल तक चला। उन्होंने नेताओं के बारे में क्या कहा? फेरल 2 तरह के नेताओं की बात करते हैं। प्राथमिक नेता, प्राइमरी लीडर्स, जो स्थापित राजनीतिक नेता थे, और द्वितीयक नेता, सेकेंडरी लीडर्स, जो ज्यादातर वंचित वर्गों से आते थे और उनकी आवाज बन रहे थे। ये दिलचस्प है। और स्वामी श्रद्धानंद की भूमिका? स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के बड़े नेता थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। गांधी जी ने खुद उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया था। स्वामी जी ने दिल्ली में लोकप्रिय समर्थन जुटाने में, मास सपोर्ट जुटाने में अहम भूमिका निभाई। तो दिल्ली में हड़ताल कब हुई? देखिए, गांधी जी ने तो 6 अप्रैल का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली में कुछ कंफ्यूजन हुआ और 30 मार्च को ही जबरदस्त हड़ताल हो गई। खासकर व्यापारी समुदाय, मर्चेंट कम्युनिटी और आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये काफी हद तक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स थी, नेताओं के प्रयास के बिना। और क्या ये शांतिपूर्ण रही? नहीं, दुर्भाग्य से दंगे, रायट्स हुए और पुलिस फायरिंग भी की जिसमें लोग मारे गए। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने दिल्ली के स्वयं सेवकों, वॉलंटियर्स को सलाह दी कि वो 6 अप्रैल की हड़ताल में भाग ना लें। लेकिन क्या लोगों ने उनकी बात मानी? नहीं, गांधी जी की अपील के बावजूद 6 अप्रैल को दिल्ली में फिर से पूर्ण हड़ताल, कंप्लीट हड़ताल हुई। स्वामी श्रद्धानंद और अन्य नेताओं ने जामा मस्जिद के पास लगभग 15,000 से 20,000 लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए 9 अप्रैल को। उसका क्या असर हुआ दिल्ली पर? उनकी गिरफ्तारी की खबर से दिल्ली में गुस्सा और भड़क गया। अगले दिन 10 अप्रैल को मोहम्मद अब्दुर रहमान की अध्यक्षता में लगभग 1 लाख लोगों की सभा हुई। 1 लाख। स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी की रिहाई का प्रस्ताव रखा और लोगों से अहिंसा बनाए रखने की अपील की। क्या हड़ताल खत्म हुई? नहीं, गांधी जी की रिहाई की खबर आ गई थी, नेताओं ने भी अपील की, लेकिन दिल्ली में हड़ताल 18 अप्रैल तक जारी रही। लोगों में आक्रामकता, अग्रेसिवनेस बढ़ रही थी।
13 अप्रैल को बैंक और रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल का आह्वान किया। 17 अप्रैल को चांदनी चौक में फिर गोलीबारी हुई। तो दिल्ली का अनुभव क्या दिखाता है? दिल्ली में सत्याग्रह ने ये साबित किया कि अगर हितों की एकता, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट्स हो, तो अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले विषम समूहों, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को भी एक मंच पर लाया जा सकता है। व्यापारी, छात्र, मजदूर, हिंदू, मुसलमान सब साथ आए। ये दिल्ली की घटनाओं का एक नाटकीय पहलू था। अब लाहौर चलते हैं। पंजाब का माहौल वैसे भी गर्म रहता था। हाँ, लाहौर में भी ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट था। इसके कई कारण थे। एक तो वही तुर्की के प्रति ब्रिटिश रवैये के कारण मुसलमानों में ये सोच थी कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम इन डेंजर। दूसरा, बंगाल के विभाजन को रद्द करने के फैसले से भी कुछ वर्ग नाराज थे। और सबसे बढ़कर महंगाई, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी। तो लाहौर ने गांधी जी की अपील पर कैसी प्रतिक्रिया दी? बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव सपोर्ट मिला। 6 अप्रैल को लाहौर में जबरदस्त हड़ताल हुई। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी और शहर के कई प्रमुख नागरिकों, प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने इसका समर्थन किया। अलग अलग सामाजिक समूहों, सोशल ग्रुप्स की भीड़ सड़कों पर थी और उनका मूड काफी विद्रोही, रिबेलियस था। नेताओं ने हड़ताल के महत्व पर भाषण दिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। सरकार का रवैया क्या था? सरकार ने चेतावनी, वार्निंग जारी की, लेकिन लोगों में अवज्ञा का मूड ऑफ डिफायंस था। स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। और लाहौर में भी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। हाँ, खास तौर पर रामनवमी के अवसर पर। रामनवमी 9 अप्रैल को थी। उस दिन हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक विशाल जुलूस, प्रोसेशन निकाला, जिसमें लगभग 20,000 लोग शामिल थे। ये शहर के अलग अलग हिस्सों में गया और ये सरकार के खिलाफ विरोध का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी प्रतीक था। फिर यहाँ भी गिरफ्तारियों का असर हुआ? बहुत ज्यादा। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर आई। साथ ही ये अफवाहें भी फैलीं कि लाहौर के लोकप्रिय स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो असल में अमृतसर के थे लेकिन पंजाब में लोकप्रिय थे, उन्हें निर्वासित, डिपोर्ट कर दिया गया है। इन खबरों से जबरदस्त लोकप्रिय आक्रोश, पॉपुलर रिजेंटमेंट फैला और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने फिर गोलीबारी की, जिससे संकट और गहरा गया। लोगों ने क्या किया? लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास लगभग 35,000 लोगों की एक विशाल सभा हुई। इसमें सभी धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोग थे। एक स्थानीय नेता के सुझाव पर शहर के लोगों की ओर से काम करने के लिए एक पॉपुलर कमेटी बनाई गई। अच्छा, एक तरह की वैकल्पिक सरकार? हाँ, कुछ वैसा ही। इस समिति ने शहर का प्रशासन लगभग अपने हाथ में ले लिया। स्थानीय सरकार ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस पीपल्स कमेटी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन समिति को हड़ताल खत्म करने के लिए लोगों का समर्थन नहीं मिला। तो सरकार ने क्या किया? जब सरकार ने देखा कि लोकप्रिय असंतोष, पॉपुलर डिसकंटेंट बहुत ज्यादा है और समिति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसने सख्ती दिखाई। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और आंदोलन को जबरदस्ती वापस लेने पर मजबूर किया गया। रविंद्र कुमार ने लाहौर के बारे में क्या कहा है? रविंद्र कुमार का सारांश बहुत सटीक है। वो कहते हैं कि अप्रैल 1919 में पंजाब में एक लोकप्रिय आंदोलन शुरू होने के लिए बस एक मुद्दे की जरूरत थी। एक ऐसा मुद्दा जो अलग अलग वर्गों और समुदायों को प्रभावित करने वाले गहरे असंतोष के लिए अभिव्यक्ति का एक चैनल ऑफ एक्सप्रेशन बन सके। गांधी जी ने वो मुद्दा रॉलेट एक्ट के रूप में प्रदान किया और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसकी तीव्रता, इंटेंसिटी ने स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय नेताओं दोनों को हैरान, सरप्राइज्ड कर दिया। अब आते हैं अमृतसर पर जी, और उस भयानक दिन पर जलियांवाला बाग। हाँ, पंजाब में जैसा हमने कहा सामान्य असंतोष तो था ही, खासकर सिक्स में ब्रिटिश सरकार की कुछ कार्यवाहियों को लेकर नाराजगी थी। साथ ही गदर आंदोलन से जुड़े लोगों, गडराइट्स की गतिविधियां और उन पर चले मुकदमों, ट्रायल्स का भी असर था।
अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 को सफल हड़ताल हुई। और यहाँ भी स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जी। अमृतसर के दो बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सरकार ने उन्हें 10 अप्रैल को निर्वासित डिपोर्ट कर दिया। साथ ही गांधी जी के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध बैन लगा दिया गया। इन खबरों से लोग भड़क उठे। क्या हुआ फिर? अपने नेताओं के निर्वासन के खिलाफ लोग शांतिपूर्वक डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ एक विरोध मार्च, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें शहर के बाहर एक रेलवे फुटब्रिज के पास रोक दिया गया और उन पर बिना किसी उकसावे के गोली चला दी गई। ये हुआ 10 अप्रैल को। गोलीबारी के बाद? गोलीबारी के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्से में लोगों ने सरकारी इमारतों, बैंकों, टाउन हॉल, टेलीग्राफ ऑफिस, जो भी ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, उन पर हमले किए। कुछ यूरोपियन भी मारे गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को बुलाया और शहर में प्रभावी रूप से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। नाम याद रखेगा, जनरल डायर। हाँ। फिर शहर शांत हो गया। हाँ। अगले 2 दिन 11 और 12 अप्रैल शहर काफी हद तक शांत रहा। फिर आया 13 अप्रैल 1919। वो बैसाखी का दिन था, एनुअल बैसाखी फेस्टिवल। बैसाखी तो पंजाब का बड़ा त्योहार है। हाँ, बहुत बड़ा त्योहार। अमृतसर के आसपास के गांवों से हजारों किसान बैसाखी मनाने और स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए शहर आए थे। उसी दिन दोपहर में जलियांवाला बाग नाम की जगह पर एक सार्वजनिक सभा, पब्लिक मीटिंग आयोजित की गई। क्या लोगों को पता था कि सभा पर पाबंदी है? देखिए, जनरल डायर ने सुबह शहर में घोषणा करवाई थी कि किसी भी तरह की सभा या जुलूस पर पाबंदी है, लेकिन ये घोषणा शायद सब तक, खासकर बाहर से आए किसानों तक नहीं पहुंची थी। जलियांवाला बाग में जो भीड़ जमा हुई, उसमें बहुत से लोग स्थानीय निवासी थे, लेकिन बड़ी संख्या में वो किसान भी थे जो त्योहार के लिए आए थे और शायद उन्हें इस पाबंदी, बैन के बारे में पता ही नहीं था। वो एक शांतिपूर्ण सभा थी। और फिर जनरल डायर वहां पहुंच गया? हाँ, जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जलियांवाला बाग चारों तरफ से इमारतों से घिरा हुआ एक मैदान था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था, जो संकरा था। डायर ने उस रास्ते को बंद कर दिया और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को तितर बितर होने का कोई मौका दिए, उसने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कुएं में कूद गए। वो एक भयावह मंजर था। कितने लोग मारे गए? सरकारी अनुमान, गवर्नमेंट एस्टिमेट के मुताबिक 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए। मैं आंकड़े दोहरा रही हूँ, 379 मारे गए, 1200 घायल हुए। अनाधिकारिक अनुमान इससे कहीं ज्यादा थे। ये तो नरसंहार था। ये नरसंहारी था। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग नरसंहार, इसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगले ही दिन पंजाब के कई और शहरों में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसका तत्काल विरोध भी हुआ होगा। हाँ, जबरदस्त विरोध हुआ। ब्रिटिश दमन की इस क्रूरता, इस ब्रुटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेशन के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें अंग्रेजों ने दी थी। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक विरोध था। और पंजाब के दूसरे इलाकों पर क्या असर पड़ा? लाहौर और अमृतसर के अलावा पंजाब के गुजरात, ये पंजाब वाला गुजरात है, और लायलपुर, जो अब फैसलाबाद है, ये जिले भी आंदोलन से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। यहाँ भी सरकारी इमारतों और संस्थानों पर हमले हुए और सरकार ने हर जगह आंदोलन को कुचलने के लिए फोर्स का प्रयोग किया, बहुत क्रूरता से। कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? अमृतसर में हुई इस बर्बरता को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला किया कि वो अपना अगला वार्षिक सत्र, एनुअल सेशन, दिसंबर 1919 में पंजाब में अमृतसर में ही आयोजित करेगी। उसी शहर में? हाँ, उसी शहर में। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधा संदेश था। उस सत्र में कांग्रेस ने सबसे शर्मनाक बर्बरता, मोस्ट शेमफुल बारबैरिटीज की कड़ी निंदा की। प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें जनरल डायर को तत्काल हटाने, इमीडिएट रिमूवल,
और वाइसरॉय लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड को तत्काल वापस बुलाने, इमीडिएट रिकॉल की मांग की गई। और जलियांवाला बाग के लिए ये भी निर्णय लिया गया कि जलियांवाला बाग की जमीन का अधिग्रहण किया जाए, उसे अक्वायर द साइट किया जाए और वहां मारे गए लोगों की मेमोरी को बनाए रखने के लिए एक स्मारक, एक मेमोरियल बनाया जाए। ये तो पंजाब की बात हुई। देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था? दूसरे क्षेत्रों, अदर रीजन्स में भी आंदोलन फैला, हालांकि तीव्रता अलग अलग थी। अहमदाबाद, जो गांधी जी का गढ़ था, वहां भी 6 अप्रैल को होम रूल लीग और सत्याग्रह सभा के तहत विरोध दिवस मनाने की तैयारी थी। गांधी जी के गिरफ्तारी की खबर के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, मिलों में काम बंद हो गया। वहां भी हिंसा हुई। हाँ, अहमदाबाद में भी पुलिस फायरिंग हुई और शहर में हिंसा फैल गई। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक जैसे नेताओं ने शांति की अपील की, लेकिन सरकारी इमारतों पर हमले हुए, लूटपाट हुई, शहर को मार्शल लॉ के अधीन कर दिया गया। अनुमान है कि वहां 28 लोग मारे गए और 123 घायल हुए। गांधी जी अहमदाबाद लौटे थे? हाँ, गांधी जी 13 अप्रैल को अहमदाबाद लौटे। वो हिंसा से बहुत दुखी थे। उन्होंने लोगों से उपवास करने और अपना अपराध स्वीकार करने, कन्फेस द गिल्ट का आग्रह किया। अहमदाबाद के आसपास के इलाकों जैसे विरमगाम, खेड़ा आदि में भी अशांति फैली। और संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश? संयुक्त प्रांत के ज्यादातर बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए, दुकानें बंद रहीं, सार्वजनिक परिवहन ठप रहा। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, खास तौर पर देखने लायक थी। बिहार में? बिहार में हड़तालें हुई, लेकिन आंदोलन मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित रहा। और बड़े प्रेसिडेंसी शहर बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में भी हड़तालें हुई, लेकिन वहां हिंसा पर काफी हद तक संयम, रिस्ट्रेंट ऑन वायलेंस रहा। कलकत्ता के बारे में एक सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट दिलचस्प है। वो कहती है कि दुकानें बंद थीं, कारें और ट्राम रुके हुए थे। गांधी जी की रिहाई के लिए आंदोलन करने के लिए पर्चे बांटे जा रहे थे। नखोदा मस्जिद, नखोदा मॉस्क में हिंदू और मुसलमानों की बड़ी भीड़ जमा हुई थी। लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या था? रिपोर्ट कहती है कि ये अशांति बंगाल के बाहर से आयोजित की गई थी और यहाँ सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के प्रयास उतने सफल नहीं रहे। मतलब बंगाल में शायद स्थानीय नेतृत्व उतना उत्साहित नहीं था या जमीनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं बन पाई इस आंदोलन के लिए। तो कुल मिला के ये आंदोलन मुख्य रूप से शहरी था। हाँ, मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित था, लेकिन जैसा हमने देखा पंजाब, गुजरात और कुछ अन्य हिस्सों में छोटे कस्बों और गांवों में भी लोकप्रिय आंदोलन देखने को मिला। और फिर गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। जी, सत्याग्रह के दौरान जो हिंसा हुई, खासकर पंजाब और गुजरात में, उससे गांधी जी बहुत ज्यादा आहत और निराश हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह समझे नहीं है और शायद उन्होंने आंदोलन शुरू करने में जल्दबाजी की। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने आंदोलन वापस लेने, कॉल ऑफ द सत्याग्रह का फैसला किया। उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गहरी शर्मिंदगी और खेद का विषय है। उन्होंने माना कि उन्होंने लोगों के बीच सत्याग्रह के फैलाव के माप को अधिक आंका और घृणा और द्वेष की शक्ति को कम आंका। उन्होंने कहा कि वो अपनी गलती सुधार रहे हैं। कुछ लोग इससे उनकी हिमालय जैसी भूल, हिमालयन मिसकैलकुलेशन वाले कथन से जोड़ते हैं, हालांकि वो शायद बाद के किसी संदर्भ में था, पर भावना यही थी। और सत्याग्रहियों को क्या सलाह दी? उन्होंने सभी सत्याग्रहियों को सलाह दी कि वो अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, स्थगित कर दें और सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का पालन करें, जो हिंसा के किसी भी रूप को अस्वीकार करते हैं। ये आंदोलन का अंत था। अब बात करते हैं इसके महत्व की। इंपॉर्टेंस ऑफ द सत्याग्रह। खंड 11.5 एक्ट रद्द नहीं हुआ, आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, भले ही इसका संगठनात्मक समर्थन सीमित था और ये मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा, फिर भी इस सत्याग्रह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने जन आंदोलन, मास मूवमेंट का चरित्र ले लिया। ये अभूतपूर्व था। हाँ, ये सच है कि सभी हिस्सों से एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन ये पहली बार था कि इतने बड़े पैमाने पर अलग-अलग वर्गों और समुदायों के लोगों ने गांधी जी की एक पुकार पर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। गांधी जी से पहले का नेता ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे?
गांधी जी से पहले के जो नेता थे उन्होंने ज्यादातर भारतीय समाज के बहुलवादी चरित्र प्लूरल कैरेक्टर को शायद उतनी गहराई से नहीं समझा या नजरअंदाज किया। उनका ध्यान मुख्य रूप से पढ़े लिखे मध्यम वर्ग पर था, आम लोगों को संगठित करने पर उतना जोर नहीं था। गांधी जी ने इस चीज को समझा। उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल के खिलाफ अगर मजबूती से आवाज उठानी है तो जाति, वर्ग और समुदाय से परे सब लोगों को एक साथ लाना होगा। और वो इसमें सफल रहे, इसका विश्लेषण कैसे किया जाता है? रविंद्र कुमार का क्या कहना है? हाँ, रविंद्र कुमार के तर्क पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ लोकप्रिय धार्मिक प्रतीकों का कुशल शोषण नहीं था, बल्कि ये गांधी जी की गहरी समझ थी कि व्यक्ति की सामाजिक निष्ठाएं, सोशल लॉयल्टीज क्या होती हैं। जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग और राजनीतिक कार्रवाई के लिए इन निष्ठाओं का आवाहन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने भारत के लोगों को वर्गों, समुदायों और धार्मिक समूहों के ढीले नक्षत्र के रूप में देखा और उन्हें एकजुट किया। और उन्होंने मुसलमानों का समर्थन कैसे हासिल किया? जैसा हमने कहा, उन्होंने बड़ी चतुराई से तुर्की के मुद्दे पर मुसलमानों की आहत भावनाओं, हर्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद कहा था, मैं उनका एक कोट पढ़ता हूं जो उन्होंने मई 1919 को कहा था, एक हिंदू होने के नाते मैं मोहम्मदन सवाल के बारे में क्यों परेशान हूं, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी और मेरे देशवासी हैं, आपके दुखों में हिस्सा लेना मेरा कर्तव्य है। इस तरह की बातों से उन्होंने मुसलमानों का भरोसा जीता। तो उन्होंने एक भावनात्मक मुद्दे को उठाया। हाँ, गांधी जी ने ये महसूस किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोगों को बड़े पैमाने पर आंदोलित करने के लिए कोई भावनात्मक मुद्दा, इमोटिव इशू ज्यादा कारगर होता है। और दमनकारी रॉलेट लेजिस्लेशन ऐसा ही एक मुद्दा था जिसने लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। लेकिन इस जन लामबंदी को नियंत्रित करना भी मुश्किल था। आंदोलन में नियंत्रित रखना बहुत मुश्किल काम था। सरकारी उकसामे, प्रोवोकेशंस और दमन, गवर्नमेंट रिप्रेशन से हिंसा भड़क सकती थी और भड़की भी। ये इसकी एक सीमा थी। एक और नजरिया है जूडिथ एम ब्राउन का, उनका क्या मानना है? हाँ, जूडिथ ब्राउन का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का राजनीति में परिधीय से प्रतिबद्ध भागीदारी में संक्रमण था, ट्रांजिशन फ्रॉम पेरिफेरल टू कमिटेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। इस आंदोलन ने गांधी जी को एक ऐसे अखिल भारतीय नेता, ऑल इंडिया लीडर के रूप में स्थापित किया जिसमें अपार क्षमताएं, इमेंस पोटेंशियल थी, और उनके नए तरीके, नॉवल अप्रोच सत्याग्रह को जन समर्थन मिला। लेकिन वो इसकी सफलता को किस पर निर्भर मानती हैं? ब्राउन का तर्क है कि सत्याग्रह की सफलता हर जगह एक जैसी नहीं थी। ये स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं के समर्थन पर निर्भर करती थी, डिपेंडेंट ऑन लोकल कंडीशंस एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स। वो कहती हैं कि जहां भी हड़ताल सफल रही और गांधी जी के प्रचार का स्वागत हुआ, वहां असल में महीनों से अशांति की चिंगारी सुलग रही थी। गांधी जी का अभियान तो बस वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। द टिंडर ऑफ अनरेस्ट हैड बीन ड्राइंग फॉर मंथ्स एंड गांधीज कैंपेन वाज मेयरली द स्पार्क व्हिच स्टार्टेड द कॉन्फ्लिग्रेशन। किन इलाकों में प्रतिक्रिया कम रही उनके अनुसार? वो मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, मराठी भाषी बॉम्बे और बंगाल का उदाहरण देती हैं, जहां ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के स्थानीय नेताओं ने असंतोष को इस आंदोलन से नहीं जोड़ा या जोड़ने में सफल नहीं हुए। तो ब्राउन गांधी जी की कमजोरियां भी देखती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि सत्याग्रह ने गांधी जी की कमजोरियों, वीकनेसेस को भी उजागर किया, खासकर अहिंसा बनाए रखने में, अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने में उनकी असमर्थता। लेकिन वो निष्कर्ष निकालती हैं, और ये महत्वपूर्ण है, फिर भी अखिल भारतीय नेतृत्व में गांधी जी के पहले प्रयास के रूप में यह उन लोगों के लिए उल्लेखनीय रूप से शिक्षाप्रद था जो इसे सही ढंग से पढ़ सकते थे, क्योंकि इसने राजनीति में महात्मा की ताकत और कमजोरियों दोनों को दिखाया। Nonetheless, as Gandhi's first essay in All India Leadership, it was remarkably instructive to those who could read it correctly, since it showed both the strengths and the weaknesses of the Mahatma in politics. तो ये एक सीखने का अनुभव भी था। इसका दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? अगर हम 1920 से लेकर 1942 तक गांधी जी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर, टोन को देखें, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये मानना मुश्किल नहीं है
कि रॉलेट सत्याग्रह ने ही राजनीतिक संघर्ष की वो विचारधारा, आइडियोलॉजी और वो पद्धति, मेथड, यानी सत्याग्रह और अहिंसा प्रदान की। और गांधी जी का अहिंसा पर जोर। वो अडिग था। गांधी जी अहिंसा की विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखते थे। आलोचना के बावजूद जब भी उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है तो वो उसे वापस लेने में कभी नहीं हिचकिचाए, जैसा उन्होंने यहाँ भी किया। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र मंच, सेंटर स्टेज ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स पर ला खड़ा किया और कांग्रेस के भीतर भी उन्हें एक कमांडिंग स्थिति, कमांडिंग पोजीशन हासिल करने में मदद की। तो ये वाकई में एक निर्णायक मोड़ था। चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक सारांश, समरी देख लेते हैं। खंड 11.6 में मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, तो इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, की टेकअवेज, उन्हें हम संक्षेप में कह सकते हैं। पहला, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़, एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरा, यह दमनकारी रॉलेट एक्ट के जवाब में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। तीसरा, गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए होम रूल लीग्स, पैन इस्लामिस्ट ग्रुप्स और अपनी सत्याग्रह सभा के संगठनात्मक समर्थन का उपयोग किया। चौथा, इस आंदोलन ने विभिन्न कारणों से व्यथित, अग्रीव्ड, अलग-अलग वर्गों और समुदायों के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करने का एक साझा मंच और अवसर प्रदान किया। पांचवा, गांधी जी की अहिंसा की अपील के बावजूद पुलिस फायरिंग और उकसावे के कारण कुछ स्थानों पर, खासकर दिल्ली, लाहौर और अमृतसर में हिंसा भड़क उठी, जिसकी चरम परिणति जलियांवाला बाग नरसंहार में हुई। बिल्कुल। छठा, हिंसा के कारण गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा और ये आंदोलन एक्ट को निरस्त, रिपील कराने में तात्कालिक रूप से विफल रहा। सातवां, हालांकि आंदोलन के दौरान जाति, वर्ग और समुदाय की पहचानों से परे अभूतपूर्व जन लामबंदी, अनप्रेसिडेंटेड मास मोबिलाइजेशन देखने को मिली। और आठवां, इसने गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थापित किया और भविष्य के आंदोलनों के लिए सत्याग्रह और अहिंसा, नॉन वायलेंस की पद्धति निर्धारित की। बहुत अच्छे से आपने सारांशित किया। अब अंत में खंड 11.7 एक्सरसाइजेज, जैसा कि स्रोत सामग्री में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें सीधे जवाब देने के बजाय श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो विचार करने के लिए एक प्रश्न ये हो सकता है, रॉलेट सत्याग्रह की विफलता, मतलब कि एक्ट का रद्द न होना और हिंसा का भड़कना, क्या ये सचमुच एक विफलता थी, या फिर क्या इस तथाकथित विफलता ने ही गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन को भविष्य की रणनीतियों, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के लिए महत्वपूर्ण सबक, क्रूशियल लेसन्स सिखाए? क्या इसी ने अंततः ज्यादा सफल संघर्षों, मोर सक्सेसफुल स्ट्रगल्स का आधार बनाया? ये सोचने वाली बात है। और एक और सवाल जो मन में आता है, जलियांवाला बाग की उस भयानक घटना ने राष्ट्र की चेतना पर, द नेशंस कॉन्शियंस पर क्या स्थायी प्रभाव डाला? उसके बाद क्या बदला? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी विस्तृत चर्चा IGNO MA हिस्ट्री MHI 08 के यूनिट 11 इकाई 11 द टर्निंग पॉइंट पर, जिसमें हमने रॉलेट सत्याग्रह पर खास ध्यान दिया। उम्मीद है कि इस सत्र ने आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण अध्याय को गहराई से समझने में मदद की होगी। हाँ, और ये समझना कि कैसे जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स बनते हैं, कैसे अलग अलग समूह प्रतिक्रिया करते हैं, नेतृत्व की भूमिका क्या होती है, स्थानीय कारक कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये सब UPSC की तैयारी के लिए तो अहम है ही, साथ ही यह शासन, गवर्नेंस, समाज, सोसाइटी और मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए भी जरूरी सबक हैं। हम लिसनर्स को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस चर्चा को, खासकर महत्वपूर्ण घटनाओं, तारीखों, नामों और विश्लेषणों को नोट करने के लिए शायद दोबारा सुनें। ये न केवल उनकी UPSC यात्रा में मदद करेगा, बल्कि उन्हें जीवन में एक सूचित नागरिक, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में भी सहायता करेगा। और अगर आपको सुन लो UPSC का ये प्रयास जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। उनसे हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं।
आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन भी हमें दिखा सकते हैं। आपके इस योगदान से हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।